वेलकम फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे। मॉडर्न इंडिया हम स्पेक्ट्रम बुक से देखेंगे। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, मतलब यूरोपियंस इंडिया आए। हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं कि कौन कौन से यूरोपियंस इंडिया आए और किस सीक्वेंस में आए। सबसे पहले इंडिया आए थे पोर्टुगीज। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया था। पोर्टुगीज का मेजर सेंटर जो था इंडिया में वो था कोचीन और गोवा। पोर्टुगीज जो ट्रेड करते थे इंडिया में वो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। नेक्स्ट सेकंड जो इंडिया आए थे यूरोपियंस में वो थे इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स। उनकी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आए थे इंडिया। इंग्लिश का मेजर सेंटर्स जो थे इंडिया में वो था सूरत, बॉम्बे, कोरोमंडल, मसूलीपट्टनम, मद्रास और फिर 1700 में उनका था कलकत्ता। ये मेजर सेंटर्स थे। नेक्स्ट जो यूरोपियन पावर इंडिया आई है वो है डच। डच आए हैं 1602 में। डच के जो मेजर सेंटर थे इंडिया में वो था कोरोमंडल, नागापट्टनम और हुगली जो कि बंगाल में सिचुएटेड था। देन 1616 में डेनिश आए थे इंडिया में। डेनिश का जो मेजर सेंटर था वो था बंगाल में सेरामपुर में सिचुएटेड थे। देन 1664 में फ्रेंच इंडिया आए थे। इनका मेजर सेंटर जो था वो सूरत और पौंडीचेरी था। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पोर्टुगीज इन इंडिया, जिसमें हम देखेंगे पोर्टुगीज ने किस तरह से सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया में और किस तरह से ट्रेड स्टार्ट किया था और देन वो एक रूलिंग कंपनी बन गए थे। 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। रोमन एम्पायर जो कि इंग्लैंड से इजिप्ट तक फैला हुआ था। रोमन एम्पायर मेजरली यूरोप में सिचुएटेड था। नॉर्दर्न अफ्रीका का रीजन इसमें कवर होता था और वेस्टर्न एशिया का कुछ पार्ट जो है वो रोमन एम्पायर में आता था। 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद अरब्स ने इजिप्ट और पर्शिया पे अपना रूल स्टैब्लिश किया था। पर्शिया जिसे आज हम ईरान से जानते हैं। इस वजह से यूरोपियंस और इंडिया में जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो अब नहीं रहा था, क्योंकि अरब इंटरमीडियरीज आ गए थे, जिस वजह से इंडियन कमोडिटीज जो है जैसे स्पाइसेस, कैलिकोस, सिल्क और कई सारे प्रीशियस स्टोन्स की काफी ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, जो कि डिक्लाइन हो गई थी क्योंकि अरब इंटरमीडियरीज यहाँ पर रूल कर रहे थे इजिप्ट और पर्शिया वाले रीजन में। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल जो कि आज हम जिसे टर्की नाम से जानते हैं, वहाँ पर ऑटोमन टर्क्स ने अपना रूल स्टैब्लिश किया था। ये ऑटोमन टर्क्स इस्लामी रूलर्स थे। सुल्तान महमूद सेकंड ने यहाँ पर अपना रूल स्टैब्लिश किया था। इन दो कारण से जो भी गुड्स यूरोप से इंडिया जाते थे या तो वो अरब ट्रेडर्स के थ्रू जाते थे या फिर मुस्लिम ट्रेडर्स के थ्रू जाते थे। रेड सी वाले रूट पे मुस्लिम ट्रेडर्स की मोनोपोली थी और लैंड रूट पे अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली थी, जिस वजह से यूरोप और इंडिया के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। ये अरब और मुस्लिम ट्रेडर्स काफी ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते थे इंडियन कमोडिटीज की। इसी वजह से यूरोपियंस का काफी ज्यादा कीन इंटरेस्ट था कि कोई एक डायरेक्ट रूट होना चाहिए जो कि इंडिया डायरेक्ट पहुंचे। ये टाइम था 15th सेंचुरी का, जब यूरोप में रेनेसा का पीरियड था। रेनेसा जैसा कि हम जानते हैं यह एक ऐसा पीरियड था हिस्ट्री में जब ट्रांजिशन हुआ था मिडिल एजेस से मॉडर्निटी की तरफ, जब एक रीबर्थ हुआ था कल्चर, आर्ट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का। और ये रेनेसा इटली से स्टार्ट हुआ था। रेनेसा पीरियड के टाइम पे काफी सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई थी। इनमें से एक डिस्कवरी शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की भी थी। शिप्स की डिस्कवरी के कारण ही यूरोपियंस में काफी ज्यादा ईगरनेस थी वर्ल्ड के अननोन प्लेसेस को ढूंढने की। इस टाइम पे यूरोप के काफी सारे रीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ था। रेनेसा पीरियड के टाइम पे ही काफी सारी साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट की मेथड्स भी इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे क्रॉप रोटेशन, और काफी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स का भी यूज किया गया था। इस वजह से प्रॉस्पेरिटी बढ़ी थी और काफी सारे यूरोपियन रीजन्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, जिसके कारण ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ी थी। ओरिएंटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली वर्ल्ड के ईस्टर्न रीजन से आते हैं, पर्टिकुलरली एशिया। वेनिस और जिनोआ इटली की दो ऐसी सिटीज थी जिन्हें ओरिएंटल गुड्स में ट्रेड करने से काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, पर ये दो सिटीज में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ऑटोमन टर्क से लड़ सके या फिर एक नया रूट एक्सप्लोर कर सके। इस वजह से नॉर्थ यूरोपियंस की जितनी सिटीज थी या जितनी कंट्रीज थी नॉर्थ यूरोपियन में, वो सारी कंट्रीज पोर्टुगल और स्पेन को सपोर्ट कर रही थी ताकि एक न्यू रूट को फाइंड किया जा सके जहाँ से कि यूरोपियंस ईस्ट के रीजन्स में डायरेक्ट पहुंच सके, उन्हें अरब और मुस्लिम इंटरमीडियरीज वाला रूट फॉलो नहीं करना पड़े। इस वजह से यूरोप की जितनी सिटीज थी, मैन, मनी, टेक्निकल नॉलेज और अपनी शिप्स तक उन्होंने पोर्टुगल और स्पेन को प्रोवाइड करवाई थी ताकि वो एक न्यू रूट को एक्सप्लोर कर सके। उस समय पोर्टुगल क्रिसेंडोम की लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता था, यानी जितनी क्रिश्चियन कंट्रीज है उस समय पोर्टुगल उनको रिप्रेजेंट करता था। उस समय पोर्टुगल के प्रिंस हेनरी, जिन्हें हम नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं, उनके लिए भी एक नया सी रूट जो कि यूरोप से इंडिया तक डायरेक्ट जाता हो, ऐसे सी रूट को ढूंढना काफी इंपॉर्टेंट था ताकि मुस्लिम और अरब डोमिनेशन को खत्म किया जा सके। पोप निकोलस V, जो कि कैथोलिक चर्च के हेड थे, ने पोर्टुगल के प्रिंस हेनरी को ये राइट दिया कि वो ईस्ट के रीजन्स को एक्सप्लोर करें, जिससे कि इस्लाम के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके और क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड में फैलाया जा सके। हालांकि प्रिंस हेनरी का ये ड्रीम पूरा ना हो सका और 1460 में उनकी डेथ हो गई। स्पेन और पोर्टुगल उस समय दो ऐसी कंट्रीज थी जो कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रही थी। 1494 में इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास होती है, जिसमें अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन खींच दी जाती है। इस ट्रीटी के तहत ईस्ट साइड के रीजन में पोर्टुगल एक्सप्लोर करेगा और किसी भी कंट्री को ऑक्यूपाई कर सकता है।
पर इसके वेस्ट साइड पर स्पेन क्लेम करेगा। इस ट्रीटी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जिससे कि पोर्टुगीज के पास में अपॉर्चुनिटी थी कि वो इंडिया को एक्सप्लोर करें। 1487 में पोर्टुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियास केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न पॉइंट है। वहां तक पहुंच के बार्थोलोम्यू डियास को लगता है कि उन्होंने इंडिया का सी रूट जो है वो एक्सप्लोर कर लिया है, पर ऐसा नहीं था। यूरोप से इंडिया तक पहुंचने का डायरेक्ट सी रूट इसके ठीक 10 साल बाद यानी मई 1498 में वास्को डी गामा ने एक्सप्लोर किया था। पोर्टुगल से इंडिया पहुंचने में वास्को डी गामा को 11 महीने का टाइम लगा था। इस जर्नी में वास्को डी गामा की एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद ने मदद की। वास्को डी गामा पोर्टुगल से होते हुए इंडिया के कैलिकट पर पहुंचे। कैलिकट जिसे आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, जो कि केरल में सिचुएटेड है। वास्को डी गामा के कैलिकट पर पहुंचने पर यहाँ के हिंदू रूलर ने उनका वेलकम किया। काफी सारी बुक्स में ऐसा मिलता है कि कैलिकट के हिंदू रूलर जमोरिन ने वास्को डी गामा का वेलकम किया, पर जमोरिन किसी रूलर का नाम नहीं बल्कि यह तो एक टाइटल था जो कि उस टाइम पर कैलिकट के हिंदू रूलर्स लिया करते थे। वास्को डी गामा का इंडिया में वार्म वेलकम तो हुआ, पर इस सबसे अरब ट्रेडर्स खुश नहीं थे। अरब ट्रेडर्स का कैलिकट वाले रीजन से अच्छा ट्रेड था। उस समय इंडिया से काफी सारी कंट्रीज ट्रेड करती थी, चाहे वो अरब्स हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, पर इनमें से किसी भी कंट्री का ऑब्जेक्टिव इंडिया के ट्रेड पर डोमिनेंस हासिल करना नहीं था। पर पोर्टुगीज जिस उद्देश्य से इंडिया आए थे वो चाहते थे कि इंडियन ट्रेड पर सिर्फ और सिर्फ उनका कंट्रोल हो और यहाँ से वो काफी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करें और अपने कॉम्पिटिटर्स को हटा दें। स्पेशली पोर्टुगीज अरब्स को हटाना चाहते थे। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आए थे। 3 महीने के लिए वो इंडिया में रुके। इंडिया से उन्होंने काफी सारी चीजें परचेज की और यूरोप में जाके उसे काफी ह्यूज प्रॉफिट पे बेचा। पेपर ट्रेड यानी कि काली मिर्ची, जो कि उन्हें मुस्लिम इंटरमीडियरी से 10 टाइम्स ज्यादा रेट पे मिलती थी, वो उन्हें डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करने पे 10 टाइम्स कम की मिली। फॉर एग्जाम्पल काली मिर्ची अगर 1 रुपीज की आती थी तो मुस्लिम इंटरमीडियरीज के थ्रू उनको 10 रुपीज में पड़ती थी। इसी वजह से उन्हें इंडियन कमोडिटीज को यूरोप में बेचने पे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जो कि पहले मुस्लिम और अरब ट्रेडर्स के थ्रू उन्हें 10 टाइम्स ज्यादा रेट पे मिलती थी। ये देख के काफी सारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते थे और वो भी इंडिया आना चाहते थे। यूरोप और इंडिया के डायरेक्ट ट्रेड से होने वाले प्रॉफिट को देखते हुए एक दूसरे पोर्टुगीज नोबलमैन पेड्रो अल्वारेस कैब्रल वो इंडिया विजिट करते हैं। वास्को डी गामा के बाद ये दूसरे पोर्टुगीज होते हैं जो इंडिया विजिट करते हैं और ये इंडिया में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कैलिकट में। हालांकि इनके फैक्ट्री स्टैब्लिश करने से अरब ट्रेडर्स को जो अब तक प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट को अफेक्ट होता देख अरब ट्रेडर्स इनका विरोध करते हैं और काफी सारे पोर्टुगीज पे अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल इसका बदला लेते हुए काफी सारे अरब शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और उनको जला देते हैं। हालांकि शुरुआत में पोर्टुगीज के फैक्ट्री स्टैब्लिश करने से इनका विरोध होता है, लेकिन बाद में पेड्रो अल्वारेस कैब्रल इंडिया के रूलर्स के साथ में ट्रीटी साइन करते हैं, कोचिन और कैनेनोर के रूलर के साथ में। 1501 में वास्को डी गामा सेकंड टाइम इंडिया विजिट करता है और कैनेनोर में ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। कैलिकट, कैनेनोर और कोचिन पोर्टुगीज के इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन जाते हैं इंडिया में। पोर्टुगीज इंडिया में न सिर्फ फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं बल्कि इन फैक्ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए इन्हें फोर्टिफाई भी किया जाता है, यानी इनकी किलेबंदी की जाती है ताकि इन फैक्ट्रीज की सिक्योरिटी और इनका प्रोटेक्शन हो सके अरब और मुस्लिम ट्रेडर्स से। 1498 में वास्को डी गामा का कैलिकट आना ये एक बिगिनिंग था न्यू एरा का वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसने एशिया और यूरोप के बीच डायरेक्ट रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया था। इस नए सी रूट ने मुस्लिम, अरब्स और टर्क्स की मोनोपोली को खत्म किया था और पोर्टुगीज के कमर्शियल और रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया था। पोर्टुगल की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को और इनके एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में मैनेज करने के लिए साल 1505 में पोर्टुगल के किंग एक गवर्नर अपॉइंट करते हैं जिनका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है ताकि ये इंडिया में पोर्टुगीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ पोर्टुगीज की पोजीशन को इंडिया में स्ट्रॉन्ग करें और मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करें, एडन, ऑर्मुज और मलक्का को कैप्चर करें। और इंडिया में पोर्टुगीज के जितने सेंटर्स थे जैसे कोचिन, कैनेनोर, वहाँ पे फोर्ट्रेस बिल्ड करने के लिए भी कहा जाता है। हालांकि ये टास्क फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के लिए आसान नहीं होता है क्योंकि कैलिकट के जमोरिन रूलर इनके फेवर में नहीं होते हैं। साथ ही साथ इजिप्ट के मामलुक सुल्तान भी पोर्टुगीज के अपोज में रहते हैं। साल 1508 में एक नवल बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ चौल। ये होती है पोर्टुगीज और इजिप्ट के मामलुक सुल्तान के बीच में, जिसमें इजिप्ट का मामलुक सुल्तान जीत जाता है। यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का ओनली सन लॉरेंको डी अल्मेडा की डेथ हो जाती है, जिसका बदला लेते हुए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1509 में बैटल ऑफ द्यू में गुजरात के सुल्तान, इजिप्ट के सुल्तान और कैलिकट के जमोरिन रूलर्स को हरा देता है। बैटल ऑफ द्यू भी एक नवल बैटल थी जिसे पोर्ट ऑफ द्यू पे लड़ा जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है जिसे हम कार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अल्मेडा का विजन था पोर्टुगीज को इंडियन ओशन का मास्टर बनाना, यानी इंडियन ओशन में पोर्टुगीज की मोनोपोली को एस्टेब्लिश करना। अल्मेडा का व्यू था जब तक आप सी में पावरफुल है तब तक
तक आप इंडिया पे अपना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पोर्टुगीज को कंप्लीट करेंगे और अदर यूरोपियन पावर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।